हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसएससी मैथ्स बाय अर्पित। तो दोस्तों आज अपन लोग एसएससी सीजीएल 2024 टायर 1 का 19 सितंबर 2024 शिफ्ट 2 का पेपर करेंगे। इससे पहले के सारे पेपर मैंने डाल दिए। आई होप कि वो आप लोगों ने देखे होंगे। किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 1 है, 3 years ago the age of a person was 6 times the age of his younger brother. 8 years later, the age of the person will be 3 years less than twice the age of his younger brother. Find the present age of the person and his younger brother. तो यहाँ पे आप देखिए, आपसे पर्सन और उसके छोटे भाई की प्रेजेंट एज पूछ रहा है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो क्वेश्चन में पर्सन की एज पहले पूछी जा रही है और फिर ब्रदर की एज बाद में पूछी जा रही है। तो ऑप्शन जो होंगे उसमें भी पहले पर्सन की एज लिखी जाएगी और ब्रदर की एज बाद में लिखी जाएगी। अब ब्रदर छोटा है तो ऑब्वियस है उसकी एज कम होगी। तो उसके हिसाब से देखिए यहाँ पे अपने दो ऑप्शन एलिमिनेट हो जाते हैं, ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर 2, क्योंकि यहाँ पे इन दोनों में पर्सन की एज छोटी दिखा रखी है और यंगर ब्रदर की एज ज्यादा दिखा रखी है, जो कि हो नहीं सकता। अब बचा ऑप्शन नंबर 3 और ऑप्शन नंबर 4। इनको अपन फाइंड कर सकते हैं ये पहली लाइन से। ये पहली लाइन जो आपको दे रखी है कि 3 साल पहले पर्सन की जो एज थी वो यंगर ब्रदर के 6 टाइम्स थी। तो यहां पे जैसे अगर मैं पर्सन की एज को x मानूं और ब्रदर की एज को अगर मैं y मानूं, तो 3 साल पहले की बात की जा रही है। तो ये तो है प्रेजेंट एज, एक्स और वाई क्या हो गई, पर्सन और ब्रदर की प्रेजेंट एज। 3 साल पहले अगर अपन को एज निकालनी है तो अपन को क्या करना पड़ेगा, इन दोनों में से 3 ईयर सब्ट्रैक्ट करने पड़ेंगे। दैट मीन्स x-3 और y-3। अब बोला जा रहा है कि जो पर्सन की एज है वो 6 टाइम्स है यंगर ब्रदर की। तो ये हुआ यंगर ब्रदर की एज, इसका कर दिया मैंने 6 टाइम्स, तो ये बन गई पर्सन की एज जो कि है x-3। तो ये दोनों हो जाएंगे बराबर। अब आप यहां पे देखिए, अगर ऑप्शन नंबर 3 आप पुट करेंगे, जैसे x को 12 डाला तो ये बन गया 12-3, और y को अगर 4 डाला तो ये बन गया 6 टाइम्स 4-3। तो क्या ये दोनों चीजें इक्वल होगी क्या? 4-3 1, 1 इंटू 6 6, 12-3 9। क्या 9 6 के इक्वल होता है क्या? बिल्कुल नहीं होता। दैट मीन्स कि ऑप्शन 3 भी अपना आंसर नहीं हो सकता। तो एकमात्र ऑप्शन बचा ऑप्शन नंबर 4, तो यही अपना आंसर हो जाएगा। आप चाहे तो चेक करके देख सकते हैं, ये अपने सेटिस्फाई कर जाएंगे। ये तो हुआ ऑप्शन से करने का तरीका। नॉर्मल तरीके से कैसे करेंगे इसको? तो यहां पे आप देखिए, एक इक्वेशन तो आपकी बन चुकी है। इसको आप थोड़ा सिंप्लीफाई कर लीजिए। इसको आप लिख सकते हो x इक्वल टू 6y और 6-18 -18 +3 मतलब -15। दूसरी इक्वेशन बनेगी, बोला जा रहा है कि 8 साल बाद, 8 ईयर्स लेटर। तो यहां पे प्रेजेंट एज अपन ने एक्स वाई मानी है। अगर मेरे को 8 साल बाद की एज बनानी है तो क्या करना पड़ेगा, +8 करना पड़ेगा। तो ये तो हो गई पर्सन की एज और ये हो गई ब्रदर की एज, y+8। अब बोला जा रहा है कि जो पर्सन की एज है वो यंगर ब्रदर के ट्वाइस का मतलब ट्वाइस में से 3 साल कम कर लो, इतनी है। तो ये हुई यंगर ब्रदर की एज, इसका करा मैंने ट्वाइस और इसमें से कर दिया मैंने 3 साल कम। तो ये बन गई पर्सन की एज जो कि बराबर हो जाएगी x+8 के। यहां पे अगर मैं इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करूं तो x इक्वल टू आ जाएगा 2y, 8 दूनी 16, 16 में से 8 गए 8 और 8 में से 3 गए 5, तो 2y+5। अब आप देख सकते हैं दो इक्वेशन है, दो वेरिएबल है, इनको सोल्व करके आप x और y की वैल्यू निकाल सकते हैं। पहली वाली में से अगर मैं दूसरे को सब्ट्रैक्ट कर दूं तो यहाँ पे साइन चेंज हो जाएंगे। तो ये देखिए x से x अपना कैंसिल आउट हो गया, ये x से -x कैंसिल आउट हो जाएगा, इधर तो आ गया 0, और 6y में से 2y घटा 4y, -15 और -5 हो गया -20। तो यहां से y की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 20/4, दैट इज 5 साल। और आप चाहे तो यहां से x की वैल्यू निकाल सकते हैं। कोई भी दोनों इक्वेशन में से x y की वैल्यू पुट कर दीजिए तो x की वैल्यू मिल जाएगी। जैसे पहली वाली में अगर मैं पुट करूं तो 6×5 30, 30 -15 हो जाएगा 15 साल। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो पर्सन है उसकी एज हो जाएगी 15 साल और जो छोटा भाई है उसकी एज हो जाएगी 5 साल। तो ऑप्शन नंबर 4। एन आर्टिकल मार्क फॉर ₹275 इज सोल्ड एट ए 5% डिस्काउंट। द सेलर स्टिल गेन्स 4.5%। व्हाट डिड ही पे फॉर इट? देखिए, एक आर्टिकल की मार्क प्राइस अपन को दे रखी है ₹275 और इस पे 5% का डिस्काउंट दिया गया है। 5% डिस्काउंट देने के बाद भी जो सेलर है उसको 4.5% का फायदा हो रहा है। तो अपन से पूछा जा रहा है कि सेलर ने इसके लिए कितने रुपए पे किए होंगे। मतलब सेलर ने जब किसी और से इस सामान को खरीदा तब उसने उस आदमी को कितने रुपए पे किए होंगे, जो कि अब ये कॉस्ट प्राइस बन गया एक तरीके से। तो अपन से यहाँ पे कॉस्ट प्राइस पूछा जा रहा है। कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस का रेशियो का एक फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला क्या होता है? CP/MP इक्वल टू 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट डिवाइड बाय 100 प्लस माइनस
प्रॉफिट या लॉस परसेंट। अगर प्रॉफिट हुआ है तो प्लस साइन आ जाएगा और लॉस हुआ है तो माइनस साइन आ जाएगा। तो यहां पे आप देखिए कॉस्ट प्राइस तो अपन से पूछ रहा है, मार्क प्राइस अपन को दे रखी है 275 रुपए और डिस्काउंट हुआ है 5% का, तो देट मीन्स डी की वैल्यू होगी 5। और यहां पे बोला जा रहा है कि फायदा हो रहा है 4.5% का, देट मीन्स की प्रॉफिट हो रहा है, तो यहां पे अपन प्लस साइन लेंगे, तो 100 प्लस 4.5%। लगाने की जरूरत नहीं है बिकॉज वो ऊपर नीचे कैंसिल आउट हो जाते हैं, तो इसको अपन सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो यहां पे आप देखिए कॉस्ट प्राइस इक्वल टू अपने पास आ जाएगा, ये 100 माइनस 5 तो हो गया 95 और ये हो गया 104.5, ये 275 को अगर मैं उधर भेजूंगा तो ये मल्टीप्लाई में 275। अब थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, जो भी सिंप्लीफाई हो पाए जितना भी। तो यहां पे आप देखिए सबसे पहले तो नॉर्मली अपन 5 से काट लेते हैं, 5 से तो कट ही जा रहा है क्योंकि 5 का ये 2 बार में, ये 0 और ये 9 बार में, फिर 5 का ये 5 बार में 25 और 5 बार में, फिर उसके बाद देखिए आप 19 से कट जाएगा ये, 19 का 5 बार में 95 और 19 का 1 बार में, फिर 1 बार में। और यहां पे अगर मैं 11 से काटना चाहूं तो देखिए 11 का ये 0.1 टाइम्स और ये 11 का 5 बार में। तो यहां से कॉस्ट प्राइस अपने पास आ गया 5 पंजे 25 डिवाइड बाय 0.1, 0.1 मतलब 1/10, तो ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा 250। तो जो कॉस्ट प्राइस है वो कितना हो जाएगा 250 रुपीज। ऑप्शन नंबर 4। द प्राइस ऑफ एन आइटम इज इंक्रीज ट्वाइस सक्सेसिवली। एक आइटम की जो प्राइस है वो सक्सेसिवली इंक्रीज हो रही है 2 बार। द फाइनल प्राइस इज 2295 एंड इनिशियल प्राइस वाज 1000। तो यहां पे आप देखिए इनिशियल प्राइस है 1000, 1000 से बढ़ के वो हो गई 2295। अब ये 2 बार बढ़ी है, 2 बार सक्सेसिव इंक्रीज हुआ है, मतलब पहली बार तो 1000 पे कुछ परसेंट का इंक्रीज हुआ और फिर दूसरी बार जो वैल्यू निकल के आई उस पे इंक्रीज हुआ। तो इस तरीके से जो अपने पास फाइनल वैल्यू बनती है वो 2295 बन जाती है। बोला जा रहा है द परसेंटेज इंक्रीमेंट द सेकंड टाइम बस ट्वाइस द परसेंटेज इंक्रीमेंट द फर्स्ट टाइम। तो सेकंड टाइम जितना परसेंट इंक्रीमेंट हुआ वो पहले वाले का 2 गुना है। तो अपन से पूछा जा रहा है कि सेकंड टाइम कितने परसेंट का इंक्रीज हुआ। तो देखिए इस तरीके के सवाल में अपन ऑप्शन से जाए तो सबसे बढ़िया होता है। ऑप्शन से सबसे पहले तो यहां पे अपन देखें कि भैया 1000 से 2295 में जाने में ओवरऑल कितना परसेंट का इंक्रीज हुआ। तो यहां पे अपन देख सकते हैं 1295 रुपए का इंक्रीज हुआ, कितने पे 1000 रुपए पे, मल्टीप्लाई बाय 100% करेंगे तो यहां से अपने पास परसेंट निकल के आ गया 129.5%। दैट मीन्स कि ओवरऑल जो है वो 129.5% का इंक्रीज हुआ। अब अपन जानते हैं कि अगर दो सक्सेसिव इंक्रीज को सिंगल इंक्रीज में मेरे को बनाना है तो उसके लिए फॉर्मूला होता है x1 प्लस x1 x2 डिवाइड बाय 100%। तो अगर मैं x1 और x2 की वैल्यू इसमें डालूंगा, मतलब फर्स्ट इंक्रीज और सेकंड इंक्रीज की वैल्यू डालूंगा, तो मुझे 129.5 मिल जाना चाहिए। और यहां पे जैसे कि अपन को दे रखा है कि जो सेकंड टाइम इंक्रीज हुआ है वो फर्स्ट टाइम का डबल है, तो आप एक तरीके से x2 को 2x1 डाल के इसको सोल्व कर सकते हो। लेकिन अगर अपन ऑप्शन से चलना चाहे तो देखिए कैसे चलेंगे। जैसे यहां पे अगर सबसे पहले मैं बात करूं 25% की, तो पहला इंक्रीज हुआ, मतलब ये जो अपन को ऑप्शन दे रखे हैं ये दे रखा है सेकंड टाइम इंक्रीज का, तो ये हुआ सेकंड टाइम इंक्रीज। तो पहला इंक्रीज कितना हुआ होगा, तो पहला इंक्रीज इसका आधा हुआ होगा, मतलब 12.5%। अब अगर आप देखेंगे कि 25 और 12.5 का सक्सेसिव में निकालूंगा तो क्या वो 129.5 तक पहुंच पाएगा क्या? आप चाहे तो इस फॉर्मूला में वैल्यू पुट करके देख लीजिए, बिल्कुल भी नहीं पहुंच पाएगा भैया, क्योंकि 25 और 12.5 का आप जब सक्सेसिव निकालेंगे भी तो 25 प्लस 12.5 तो आपका हो गया 37.5 और 25 इंटू 12.5/100 करेंगे तो वो बहुत छोटी सी वैल्यू आएगी, तो वो कभी भी इतना बड़ा नंबर नहीं जा पाएगा। सेम तरीके से अगर मैं 35 की बात करूं तो ये है सेकंड टाइम इंक्रीज किया, तो फर्स्ट टाइम इंक्रीज कितना हो गया, इसका आधा, दैट इज 17.5, और 17.5 और 35 का जब आप निकालेंगे तो वो भी बिल्कुल भी 129.5 तक नहीं पहुंच पाएगा। अब अपन चलते हैं थर्ड वाले पे। तो यहां पे आप देखिए थर्ड वाले में सेकंड टाइम 70% हुआ, तो फर्स्ट टाइम कितना हुआ होगा 35%। अगर मैं 35 और 70 को जोड़ू तो 35 प्लस 70 हो जाता है 105। तो यहां पे ये जो नंबर है ये 129.5 के करीब पहुंच गया। दैट मीन्स कि हो सकता है ये अपन को सेटिस्फाई कर जाए, तो एक बार अपन इसको चेक कर लेते हैं। तो यहां पे आप देखिए 35 प्लस 70 प्लस 35 मल्टीप्लाई 70 बाय 100, तो यहां पे एक जीरो से तो एक जीरो अपना कैंसिल आउट हो गया, तो ये अपने पास बन जाता है 35 प्लस 70 तो हो गया 105 प्लस 35 इंटू 7 अगर आप करेंगे तो कितना हो गया 30 इंटू 7 210 और 35 दैट मीन्स कि 245, और 245/10 करेंगे तो 24.5। तो यहां पे आप देखिए अगर इनको आप ऐड करेंगे तो ये 129.5% ही आएगा। दैट मीन्स मैं बोल सकता हूं कि अगर
सेकंड टाइम 70% इंक्रीज हुआ होगा तो फर्स्ट टाइम 35% होगा, और तभी जाके मिला के ओवरऑल 129.5% का इंक्रीज होगा। तो अपन कह सकते हैं कि अपना आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। अब ऑप्शन 4 को चेक करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि जब ऑप्शन 3 आंसर आ गया तो ऑब्वियस है कि ऑप्शन 4 आंसर नहीं आ सकता। वैसे इस क्वेश्चन में अगर अपन डायरेक्ट करते हैं तब भी कोई बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं आती, बिकॉज यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो सेकंड टाइम है वो फर्स्ट वाले का डबल है। तो यहाँ पे मैं x2 को 2x1 मान लूं, तो ये अपने पास बन गया 2x1 प्लस x1 प्लस 2x1 मल्टीप्लाई x1 डिवाइड बाय 100, ये बन जाता है, और दिस इज इक्वल टू हो जाता है 129.5%। तो यहां पे आप इसको सोल्व करेंगे तो बस दिक्कत ये है कि एक क्वाड्रेटिक बनेंगे जिसके रूट्स आपको निकालने पड़ेंगे, बाकी और कोई मुश्किल काम नहीं है। स्टडी द गिवन बार ग्राफ एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोज। द फॉलोइंग बार ग्राफ शोज द क्वार्टरली प्रॉफिट ऑफ ए डिपार्टमेंटल स्टोर फ्रॉम 97 टू 2000। देखिए एक बार ग्राफ अपन को दे रखा है, ये जो बार ग्राफ है वो क्वार्टरली प्रॉफिट बताता है डिपार्टमेंटल स्टोर का 97 से लेके 2000 तक। तो 97, 98, 99 और 2000, और क्वार्टर 1, क्वार्टर 2, क्वार्टर 3, क्वार्टर 4, ऐसे 4 क्वार्टर अपन को दे रखे हैं। 4 क्वार्टर मिला के 1 साल हो जाता है, क्योंकि एक क्वार्टर जो है वो 3 महीने का माना जाता है। क्वार्टर का मतलब होता है 1/4, तो जैसे एक साल को अगर मैं 4 से डिवाइड करूंगा 12 महीनों को तो 3 महीने आएंगे, तो ये 3-3 महीने के 4 क्वार्टर हो गए, मिला के हो गया 1 साल। अब बोला जा रहा है व्हाट वाज द परसेंटेज इंक्रीज इन एनुअल प्रॉफिट ऑफ द डिपार्टमेंटल स्टोर फ्रॉम 97 टू 2000। तो कितना परसेंट का इंक्रीज होएगा एनुअल प्रॉफिट में 97 से 2000 में, मतलब 97 से लेके 2000 में एनुअल प्रॉफिट का कितना परसेंट इंक्रीज हुआ। तो यहां पे सबसे पहले तो आप देखिए अपन को अलग अलग क्वार्टर का दे रखा है, तो अपन को क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो एनुअल प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। तो एनुअल प्रॉफिट निकालने के लिए अपन इन चारों को ऐड कर लेंगे, बिकॉज 4 क्वार्टर मिलके 1 साल बन जाएगा। तो यहाँ पे अगर आप इनको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो 5 और 5 10 की 0, एक कैरी चला गया अपने पास, 10 7 17, 17 और 4 21 की 1, 2 कैरी चला गया, तो ये हो गया 410। सेम तरीके से अगर मैं 2000 में भी एनुअल प्रॉफिट निकालूंगा तो कितना आ जाएगा अपने पास, ये 5 और 8 13, 13 और 4 17 की 7, एक कैरी चला गया, तो ये हो गया 770। तो 410 से बढ़ के बन गया 770। दैट मीन्स कि कितने रुपए का इंक्रीज हुआ, तो यहां पे मैं बोल सकता हूं कि 7 में से 1 गए 6, 7 में 4 गए 3, 360 का इंक्रीज हुआ कितने पे, 410 पे, मल्टीप्लाई बाय 100%। तो इसको अपन को सोल्व करना है। तो यहां पे आप देखिए सारे के डेनोमिनेटर तो 41 ही है, तो डेनोमिनेटर से तो अपन नहीं चल पाएंगे। इसको मैं लिख सकता हूं 3600 बाय 41%। तो सबसे पहले 41 का कितनी बार में चला जाएगा, तो देखिए यहाँ पे आप 40 का 9 बार में 360 होता है, तो 41 का 9 बार में 360 से ज्यादा हो जाएगा, दैट मीन्स कि 8 बार में जाएगा। तो सबसे पहले तो 8 बार में, 41 का 8 बार में अगर आप देखेंगे तो कितना हो जाएगा 328। 360 में से अगर आप 328 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो कितना आता है आपके पास, तो वो हो जाता है आपके पास 32। ठीक है, 32 के हिसाब से हो गया ये, जीरो लगाने पे 320। तो अब 8 बार में तो नहीं जा पा रहा, क्योंकि 8 बार में 328 हो जाता है, दैट मीन 7 बार में जाएगा, तो ये 87 समथिंग आएगा। इसके हिसाब से अगर आप देखेंगे तो केवल एक ही ऑप्शन है 87 के साथ, बाकी 84, 85, 83 है, दैट मीन अपन बोल सकते हैं कि ऑप्शन नंबर 1 ही अपना आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे आप रिमाइंडर बच जाएगा 33 और बाय 41%, ये अपना आंसर हो जाएगा। सिंप्लीफाई, चलिए इसको सिंप्लीफाई करते हैं। देखिए जब कभी भी अपन सिंप्लीफाई की बात करते हैं तो वैसे अपन मेनली बोर्ड मास का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन यहाँ पे तो मेनली ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस आपको दे रखी है, इन्हीं को सोल्व करना है। तो बहुत आसान सा सवाल है, लेकिन यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 32 और 58 ये दोनों नॉन एंगल्स नहीं होते हैं, मतलब इन पे अपन को साइन और टेन की वैल्यू नहीं मालूम, तो फिर अपन वैल्यू पुट करके तो सोल्व नहीं कर सकते। इसका मतलब है कि अपन को ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज से ही चलना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप देखिए कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज इस्तेमाल हो रही है। पहली ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है 1 + tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। दूसरी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है कि 1 / सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोस स्क्वायर थीटा। ये तो अपन सब जानते ही हैं कि 1 / सेक जो है वो कोस के बराबर होता है, तो उसका स्क्वायर फिर कोस स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। और इसके अलावा भी और भी आइडेंटिटी है जिनको अपन आगे देखते हैं। पहले अगर मैं इसकी बात करूं तो देखिए यहाँ पे आपको 1 + tan स्क्वायर 58 दे रखा है, तो ये आपके पास बन जाएगा सेक स्क्वायर 58। तो ये आपके पास बन गया 1 / सेक स्क्वायर 58, और ये जो 1 / सेक स्क्वायर 58 है इसको आप बोल सकते हो कोस स्क्वायर 58। तो इस पूरे की वैल्यू जो है वो अपने पास बन गई कोस स्क्वायर 58। अब यहां पे अगर आप देखेंगे तो अपने पास है 1 - sin स्क्वायर 32। ये जो 1 - sin स्क्वायर 32 है, अपन जानते हैं कि 1 - sin स्क्वायर थीटा
इज इक्वल टू कोस स्क्वायर थीटा। तो फिर से एक और आइडेंटिटी, ये जो 1 माइनस साइन स्क्वायर 32 है, इसकी जगह अपन लिख सकते हैं कोस स्क्वायर 32। तो अब अपने पास जो ओवरऑल वैल्यू है वो निकल के आ गई कोस स्क्वायर 32 प्लस कोस स्क्वायर 58। फिर से एक और ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी का यहां पे इस्तेमाल हो रहा है, वो है कोस स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर बी इक्वल टू 1 इफ ए प्लस बी इक्वल टू 90। अगर ए प्लस बी 90 हो तो कोस स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर बी जो है वो 1 के बराबर होता है। 32 प्लस 58 अगर आप जोड़ेंगे तो 90 के बराबर आएगा, दैट मीन्स कि ये 1 के बराबर हो जाएगा। तो इसका जो ओवरऑल आंसर आएगा वो कितना आएगा, वो आएगा 1 के बराबर। द सम ऑफ एजेज ऑफ 6 चिल्ड्रन बोर्न एट एन इंटरवल ऑफ 2 years ईच इज 90 years। व्हाट इज द एज ऑफ द एल्डेस्ट चाइल्ड। देखिए 6 बच्चों का एज का सम जो है वो 90 साल है, और ये सारे बच्चे 2-2 साल के इंटरवल पे पैदा हुए हैं। तो अपन को जो सबसे बड़ा बच्चा है उसकी एज कितनी होगी ये पूछ रहा है। तो यहां पे आप देखिए जो उनके बीच का डिफरेंस है वो बराबर है, और कितने बच्चे, 6 बच्चे हैं, 1 2 3 4 5 6। तो जब कभी भी ऐसे नंबर्स हो जिनके बीच का डिफरेंस बराबर हो, तो फिर जो सम होता है वो सम को अगर अपन टोटल नंबर से डिवाइड करें, जैसे यहां पे टोटल कितने 6 नंबर है, तो कितना आएगा अपने पास 15 आएगा, 90/6 15। तो ये जो 15 है वो एकदम बीचों बीच की वैल्यू है। अब यहां पे जब नंबर 6 है तो इसमें फिर बीचों बीच की वैल्यू कैसे होगी, तो 6 नंबर के केस में बीचों बीच की वैल्यू कौन सी बनेगी, जो थर्ड और फोर्थ दोनों के बीच में लाई करती हो, मतलब यहां पे कहीं लाई करती हो। तो ये 15 जो है वो यहां पे लाई करेगा। अब सारे बच्चों के बीच का डिफरेंस 2-2 साल है, तो ये जो तीसरा और चौथा बच्चा है इसके बीच का डिफरेंस 2 साल है। अब इस 2 साल को मैं कैसे बांटूंगा बीच में, तो मैं बोल सकता हूं कि भैया ये वाला जो तीसरा बच्चा होगा ये 15 से 1 साल कम होगा, और ये जो चौथा वाला बच्चा होगा ये 15 से 1 ज्यादा होगा, जब भी जाके बीच का डिफरेंस 2 बनेगा। तो मैं बोल सकता हूं कि ये तो हो गया 14 और ये हो गया 16। अब 14 और 16 में जो डिफरेंस है वो 2 का है, और 15 जो है वो एग्जैक्ट 14 और 16 के बीच में आता है। अब अपन को सारे बच्चों के बीच में एज डिफरेंस 2-2 साल रखना है, तो ये 16 से बड़ा 18 और ये 18 से बड़ा 20 साल। तो अपन बोल सकते हैं कि भैया सबसे बड़ा बच्चा कितने का होगा, वो 20 साल का होगा। सेम तरीके से अगर सबसे छोटा पूछता तो 14 माइनस 2 12, 12 माइनस 2 10, तो सबसे छोटा 10 का हो जाता। अब यहां पे ये 6 की जगह अगर 5 ही बच्चे होते, 1 2 3 4 5, तो फिर क्या होता, तो जैसे 90/5 अगर आप करोगे तो कितना आएगा, 18 आएगा। तो अब ये जो 18 है वो ये एकदम बीचों बीच वाला नंबर है, क्योंकि 5 बच्चों के केस में आप बोल सकते हो कि बीच वाला नंबर तीसरा नंबर हो जाएगा, लेकिन जब बात 6 की जाती है तो उसमें आप बीच वाला नहीं बोल सकते। तो जब नंबर्स आपके पास इवन हो तो उस केस में बीच वाला जो नंबर होता है वो हमेशा इन दोनों के बीच में होगा, जैसे 6 के केस में 3 और 4 के बीच में। लेकिन जब नंबर ओड हो तो फिर बीच वाला नंबर एकदम बीचों बीच का हो जाएगा, जैसे कि 5 के केस में ये तीसरा नंबर। तो अगर ये होता तो फिर इसमें ये वाला बच्चा 18 का होता, ये 20 का, ये 22 का, ये 16 का और ये 14 का। तो अब इस केस में सबसे ओल्डेस्ट कितने का हो जाता, 22 का हो जाता। ए एंड बी कैन डू ए वर्क इन 12 days एंड 16 days रेस्पेक्टिवली। देखिए ए किसी काम को 12 दिन में कर देता है और बी सेम काम को 16 दिन में कर देता है। जब कभी भी इस तरीके के क्वेश्चंस होते हैं तो उनमें काम जो होता है वो हमेशा सेम होता है, काम कभी भी चेंज नहीं हो सकता, क्योंकि अपन जब कभी भी कंपेयर करेंगे कि भैया कौन कितने दिन में काम करेगा तो वो सेम काम पे ही किया जा सकता है, अलग अलग काम पे कंपेयर नहीं हो सकता। इफ दे वर्क टुगेदर फॉर 6 days देन द फ्रैक्शन ऑफ द वर्क लेफ्ट इज। तो यहां पे आप देखिए सबसे पहले इस तरीके के क्वेश्चंस में अपन टोटल वर्क को कुछ मानते हैं, और टोटल वर्क मानने के लिए अपन इन दोनों का ले लेते हैं एलसीएम। तो 12 और 16 का अगर आप एलसीएम लेंगे तो आपके पास आ जाएगा 48। दैट मीन्स कि मैंने मान लिया कि भैया 48 यूनिट का टोटल काम है। ए उस काम को 12 दिन में करता है तो हर दिन कितना काम करेगा, 48/12 मतलब 4 यूनिट। और बी उस काम को 16 दिन में करता है तो हर दिन कितना काम करेगा, 48/16 मतलब 3 यूनिट। ये हो गई इनकी एफिशिएंसी, हर दिन ये कितना काम करते हैं यही इनकी एफिशिएंसी बोली जाती है। और जब अपन एलसीएम लेके करते हैं तो ये जो एफिशिएंसी है वो अपने पास एकदम इंटीजर आती है और छोटी से छोटी पॉसिबल वैल्यू आती है, क्योंकि आप अगर हम यहाँ पे देखेंगे इनका रेशियो लेंगे तो 4 और 3 का फर्दर रेशियो नहीं लिया जा सकता, ये सबसे सिंपलेस्ट वैल्यू है। तो अब आप यहाँ पे देखिए ये 6 दिन तक मिलकर काम करते हैं, हर दिन अगर ये दोनों साथ में काम करेंगे तो कितना काम होगा, 4 + 3 7 यूनिट। 6 दिन तक काम किया तो कितना काम हो जाएगा, 7 × 6 दैट इज 42 यूनिट। टोटल काम 48 यूनिट का है, 42 यूनिट काम हो चुका है, कितना यूनिट काम बचा, तो मैं बोल सकता हूं कि 48 - 42 6 यूनिट काम बचा, कितने में से, 48 यूनिट में से। तो अपन से पूछा जा रहा है कि भैया जो काम बचा उसको फ्रैक्शन में बताओ, तो फ्रैक्शन कितना हो जाएगा, 6 का ये 1 बार में और 6 का ये 8 बार में, दैट इज 1/8। तो 1/8 काम जो है वो भी बाकी है, ऑप्शन नंबर 1।
PQ and RS are common tangents to two circles intersecting at A and B। देखिए PQ और RS जो है वो कॉमन टेंजेंट है दो सर्किल की, जो कि एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं A और B पे। तो चलिए यहाँ पे दो सर्किल बना लेते हैं। एक सर्किल तो ये हो गया। अब यहाँ पे ऐसा बोला नहीं गया कि भैया दोनों सर्किल बराबर है, तो अपन क्या करते हैं, एक को बड़ा और एक को छोटा बना लेते हैं ताकि अपन को कंफ्यूजन ना हो। तो एक ये हो गया और दूसरा ये कर देते हैं, है ना, ये थोड़ा छोटा बना लेते हैं। ये इसका सेंटर और ये इसका सेंटर। अब बोला जा रहा है कि ये दोनों सर्किल जो है एक दूसरे को ए और बी पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो ए ये मान लेता हूं और बी को ये मान लेता हूं। और दोनों सर्किल की जो कॉमन टेंजेंट्स है वो है पी क्यू और आर एस। तो एक कॉमन टेंजेंट तो देखिए ये हो जाएगी अपने पास, ये तो हो गई पी क्यू, और एक कुछ इस तरीके से नीचे बन जाएगी जो कि हो गई आर एस। तो यहां पे आप देखिए ये जो दो कॉमन टेंजेंट है इनकी लेंथ बराबर होगी, क्योंकि कोई भी सर्किल में जब अपन डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट्स बनाते हैं तो उनकी लेंथ जो होती है वो बराबर होती है। दो सर्किल में दो ही डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट बनाई जा सकती है, एक ऊपर और एक नीचे, और उनकी जो लेंथ है वो बराबर होगी हमेशा, ये एकदम फिक्स बात है। सेम तरीके से दो सर्किल में आप दो ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट भी बना सकते हो, उनकी लेंथ भी हमेशा बराबर होगी। तो अब यहां पे बोला जा रहा है आगे, व्हेन प्रोड्यूस ऑन बोथ दी साइड्स मीट द टेंजेंट पी क्यू एंड आर एस एट एक्स एंड वाई रेस्पेक्टिवली। तो जो ए बी है, ए एंड बी, उनको जब दोनों साइड पे एक्सटेंड किया जा रहा है तो वो इन दोनों टेंजेंट पी क्यू और आर एस को कट कर रही है एक्स और वाई पे। मतलब कुछ इस तरीके से हो जाएगा, ये एक सीधी लाइन हो जाएगी जो कि पी क्यू को तो एक्स पे कट किया और आर एस को वाई पे कट किया। बोला जा रहा है कि अगर ए बी की लेंथ 3 है, ए बी अपन को दे दी 3, और एक्स वाई दे दी अपन को ये पूरी 5 के बराबर, यहां से लेके यहां तक, तो पी क्यू की लेंथ कितनी होगी ये अपन से पूछा जा रहा है। ये पी क्यू ये आपसे पूछी जा रही है। तो यहां पे आप देखिए अगर एक्स वाई 5 है और ए बी 3 है, तो मैं बोल सकता हूं कि एक्स ए और बी वाई इनको भी अपन निकाल सकते हैं, बिकॉज इनकी लेंथ भी बराबर हो जाएगी, क्योंकि पी क्यू और आर एस अगर बराबर है तो ए और बी से उनकी दूरी भी बराबर बराबर होगी। तो ए एक्स और बी वाई ये भी बराबर होगी, तो मैं बोल सकता हूं कि भैया 5 में से 3 गया 2, 2 में ए एक्स और बी वाई बराबर बराबर है, तो कितनी कितनी हो जाएगी, 1 1 की हो जाएगी, दोनों 1 1 की। तो यहां पे अपन को ए एक्स भी मिल गया और बी वाई भी मिल गया। अब इस क्वेश्चन को करने के लिए मैं थोड़ा ये जो पहला वाला सर्किल है इसको थोड़ा अलग से दिखा रहा हूं ताकि आपको समझ में आए। ये अपना बड़ा सर्किल बन गया, इसमें देखिए एक टेंजेंट है आपके पास पी एक्स, यहां पे मैंने केवल इसको एक्स तक लिया, आगे एक्सटेंड नहीं किया, कोई बात नहीं। और फिर एक्स से एक सीकेंट खींचा जा रहा है। अगर आप देखेंगे तो ये जो एक्स ए बी है ये आपके पास सीकेंट का काम करेगा। तो अपन को पास एक आइडेंटिटी होती है कि पी एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए एक्स इंटू एक्स बी। तो पी एक्स का जो स्क्वायर होगा वो एक्स ए इंटू एक्स बी के बराबर होगा। और यहां पे आपको सब कुछ दे रखा है, बस पी एक्स आपसे फाइंड आउट करने के लिए कह रहा है। एक्स से आपके पास आ ही चुका है 1, और एक्स बी कितना हो जाएगा, तो देखिए ए बी 3 है और एक्स से 1 है, तो मिला के कितना हो गया, 3 + 1 4। तो यहां पे अगर मैं फॉर्मूले में वैल्यू पुट करूं तो यहां से मुझे पी एक्स मिल जाएगा, पी एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स तो हो गया 1 और एक्स भी हो गया अपने पास 3 और 1 4। तो यहां से पी एक्स इक्वल टू आ गया अपने पास 2 के बराबर। अब पी एक्स जितना होगा उतना ही एक्स क्यू भी होगा, क्योंकि अगर आप दूसरे वाले फिगर में देखेंगे तो सेम आपके पास एक्स क्यू स्क्वायर इक्वल टू एक्स ए इंटू एक्स बी ही आएगा, और एक्स ए और एक्स बी की वैल्यू बराबर है, तो फिर से एक्स क्यू स्क्वायर भी आपके पास, मतलब एक्स क्यू भी आपके पास पी एक्स के बराबर ही आएगा। अपन से पी क्यू पूछ रहा है, तो पी क्यू क्या हो जाएगा, पी क्यू इक्वल टू हो जाएगा पी एक्स प्लस एक्स क्यू, और दोनों 2 2 के बराबर है, तो 2 + 2 4। तो मैं बोल सकता हूं कि जो ये पी क्यू है इसकी वैल्यू 4 सेंटीमीटर के बराबर हो जाएगी। A quadrilateral PQRS is inscribed in a circle of center O such that PQ is a diameter and angle PSR equal to 120 degree. Find the value of angle QPR. चलिए सबसे पहले एक सर्किल बना लेते हैं, और जो क्वाड्रिलेटरल है PQRS वो इस सर्किल के अंदर है, इंस्क्राइब्ड इन ए सर्किल का मतलब सर्किल के अंदर है, और इसकी जो एक साइड है PQ वो डायमीटर का काम कर रही है सर्किल के लिए। तो जैसे मैं मान लेता हूं कि ये अपना डायमीटर हो गया, ये सेंटर हो गया सर्किल का O पॉइंट पे, और ये P और ये Q। तो जो अपना क्वाड्रिलेटरल है वो कुछ इस तरीके से बन जाएगा, यहां पे इसको अपन एक्सटेंड कर देते हैं, तो ये पी क्यू आर एस ये हो गया अपना क्वाड्रिलेटरल। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इस क्वाड्रिलेटरल के जो चारों पॉइंट है वो सर्किल के ऊपर लाई कर रहे हैं, तो ये एक तरीके से साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो गया। तो जब कभी भी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की बात की जाती है तो उसके जो अपोजिट एंगल है उनका सम हमेशा 180 डिग्री के बराबर होता है। यहां पे अपन को आगे बोला जा रहा है कि जो पी एस आर है ये वाला एंगल ये 120 डिग्री का है, और अपन से एंगल QPR पूछ रहा है। एंगल QPR के लिए आप P और R को मर्ज कर दीजिए, मतलब ज्वाइन कर दीजिए।
तो ये वाला जो एंगल है ये अपन से पूछा जा रहा है। तो यहां पे आप देखिए सबसे पहले तो मैं एंगल पी क्यू आर निकाल सकता हूं, बिकॉज एंगल पी क्यू आर और एंगल पी एस आर इनका जो सम होगा वो बराबर 180 डिग्री के होगा, क्योंकि ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, तो अपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री होगा। तो 180 माइनस 120 करेंगे तो ये आ जाएगा 60 डिग्री के बराबर। अब आप देखिए ये जो एंगल है पी आर क्यू, ये जो है वो अपने पास सर्किल के सरकमफ्रेंस पे लाई कर रहा है, और पी क्यू जो है वो डायमीटर है। तो जब कभी भी डायमीटर से एंगल बनाते हैं सर्किल के सरकमफ्रेंस पे तो वो हमेशा 90 डिग्री का होता है। ये सर्किल का रूल है, मतलब ये वाला जो एंगल होगा वो 90 डिग्री का ही होगा। तो अब आप कह सकते हो कि भैया ये 90 हो गया, ये हो गया 60, तो बाकी बचा हुआ तीसरा एंगल निकाल सकता हूं, 90 प्लस 60 150। तो मैं बोल सकता हूं कि अपन जानते हैं कि भैया ट्राइंगल के तीनों एंगलों का सम 180 होता है, तो 180 माइनस 150 अगर आप करेंगे तो कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, 30 डिग्री, जो अपन से पूछा जा रहा था। ऑप्शन नंबर 1। द फॉलोइंग बार ग्राफ shows the sales of a company in different years. Study the graph and answer the question. The mean of the highest and lowest sale is. तो देखिए अपन से हाईएस्ट और लोएस्ट सेल का मीन पूछ रहा है। हाईएस्ट का मतलब जिसका नंबर सबसे बड़ा। तो बस अपन को यहां कुछ भी नहीं करना, आंख खोल के केवल देखना है। बंद आंखों से अगर आप इस क्वेश्चन को कर रहे हैं तब तो मैं आपकी कोई सहायता नहीं कर पाऊंगा, लेकिन अगर आप आंख खोल के क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं तो बड़ी ही आसानी से आप इसको कर सकते हैं। हाईएस्ट वैल्यू यहाँ पे आपको साफ साफ दिख रही है 584, और लोएस्ट वैल्यू आपको यहाँ पे साफ साफ दिख रही है 205। बस आपको मीन लेना है। मीन का मतलब एवरेज ही होता है। 2 नंबर का एवरेज लेना बहुत आसान काम है। दोनों को सम करके क्या करेंगे, डिवाइड बाय 2 कर देंगे। तो अगर आप इनका सम करेंगे तो कितना आ जाएगा, सम आ जाएगा आपके पास 789, और डिवाइड बाय 2 करना है। तो यहां पे देखिए 2 का 3 बार में 6, 9 बार में 18, 4 बार में 8 और 5 बार में, दैट इज 394.5 करोड़। ये हो जाएगा अपना मीन। A shopkeeper sells rice at the rate of 44 per kg, whose cost price is 40 per kg. देखिए एक शॉपकीपर है जो राइस को 44 पर किलो पे बेचता है, जिसकी कॉस्ट प्राइस उसको 40 पर किलो पड़ती है। नॉट सेटिस्फाइड विद दिस, ही ट्राइज टू इंक्रीज हिज प्रॉफिट बाय रिमूविंग 200 ग्राम्स ऑफ राइस फ्रॉम ईच पैकेट। व्हाट इज द शॉपकीपर्स ओवरऑल गेन परसेंट। तो 40 रुपए की चीज को 44 रुपए पे बेचने के बाद भी वो अपने प्रॉफिट से सेटिस्फाइड नहीं है। बहुत ही लालची शॉपकीपर है। तो लालच की वजह से वो क्या करता है, 1 किलो के पैकेट में 200 ग्राम कम कर देता है। तो अपन से पूछा जा रहा है कि ओवरऑल परसेंटेज गेन उसका कितना रहा होगा। तो यहां पे आप देखिए इस तरीके की क्वेश्चंस में अपन क्या करते हैं, हमेशा कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो लेते हैं। सबसे पहले तो कॉस्ट प्राइस तो अपन को दे रखी है 40 रुपए, जिसको वो 44 रुपए में बेच रहा है। अब यहां पे जो ये घपला कर रहा है 200 ग्राम का, ये भी एक तरीके से कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस में ऐड हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, जैसे कि कोई ग्राहक आया, ग्राहक ने भैया बोला कि मुझे 1 किलो चावल चाहिए। तो ग्राहक ने 1 किलो चावल बोला तो ये क्या करेगा, ये 1 किलो बोल के देगा। लेकिन असलियत में क्या हो रहा है कि जो राइस का पैकेट है उसमें 200 ग्राम पहले ही कम है। तो असलियत में ये जो शॉपकीपर है वो ग्राहक को 800 ग्राम चावल ही दे रहा है। तो जो इसको कॉस्ट प्राइस पड़ेगी वो केवल 800 ग्राम की ही पड़ेगी। लेकिन जो ग्राहक है वो पूरा 1 किलो मान के खरीद रहा है, तो जो सेलिंग प्राइस देगा वो पूरी 1 किलो मतलब 1000 ग्राम की देगा। तो इस शॉपकीपर को जो सेलिंग प्राइस मिलेगी वो पूरे 1000 ग्राम की मिलेगी। तो यहां पे आप देख सकते हैं कि 800 की चीज 1000 रुपए, तो एक तरीके से यहां पर भी प्रॉफिट हो गया, और 40 की चीज 44, तो यहां पर भी प्रॉफिट हो गया। तो दोनों प्रॉफिट आपस में जब मर्ज होंगे तो ओवरऑल प्रॉफिट बनेगा। तो यहां पे अपन क्या करते हैं कि आपस में तो मल्टीप्लाई कर देते हैं और आमने सामने आप कैंसिल आउट कर देते हो, क्योंकि रेशियो ले रहे हो तो रेशियो में आप आमने सामने कैंसिल आउट कर सकते हो, वो कोई नई चीज नहीं है। तो यहां पे आप देखिए ये 2 जीरो 2 जीरो अपना कैंसिल आउट हो गया, ये 1 जीरो से 1 जीरो चला गया, और ये 4 का 11 12 में, तो रेशियो हो जाता है 8:11 का। इसका मतलब कि ओवरऑल 8 रुपए की चीज को वो 11 रुपए में बेच रहा है, मतलब 3 रुपए का फायदा है कितने पे, 8 रुपए पे, मल्टीप्लाई बाय 100%। तो यहां पे आप प्रॉफिट परसेंट निकाल लीजिए। 8 का 12.5 बार में हो जाता है 100, और 12.5 इंटू 3 अगर आप करेंगे तो 37.5%। तो ओवरऑल जो प्रॉफिट परसेंट हुआ उसको वो हुआ 37.5% का। द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन, देखिए इसकी वैल्यू अपन को फाइंड आउट करनी है। फिर से यहां पे अगर आप चाहे तो टी की वैल्यू कुछ मान के भी इसको सोल्व कर सकते हैं, लेकिन दिक्कत क्या है कि जो ऑप्शंस आपको दे रखे हैं वो भी टी की फॉर्म में ही है। तो फिर सेम वैल्यू आपको ऑप्शंस में भी पुट करके देखनी पड़ेगी, और कोई भी ऑप्शन अगर आपके पास सेम हो गए, मतलब टी की किसी वैल्यू के लिए कोई 2 ऑप्शन सेम हो गए और आपका आंसर वही सेम वैल्यू वाला आ गया, तो फिर आप सोच नहीं पाएंगे कि भैया ऑप्शन किसको लगाऊं। तो फिर टी की कोई और वैल्यू डाल के आपको चेक करनी पड़ेगी, जो कि एक अच्छा खासा लंबा प्रोसेस हो जाता है। बिकॉज टी की वैल्यू डालते वक्त आपको यह भी ध्यान रखना होता है कि जो आपका डिनोमिनेटर है वो 0 ना हो जाए,
क्योंकि डिनोमिनेटर अगर जीरो हो गया तो आर्यभट्ट जी नाराज हो जाएंगे, उन्होंने बोला हुआ है कि भैया डिनोमिनेटर में जीरो नहीं आ सकता। इस वजह से इस तरीके के क्वेश्चंस में जहां पे ऑप्शंस आपके पास डायरेक्ट नहीं दिए गए, तो मेरा मानना यह होता है कि आप यहां पे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी से ही जाए। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी बिल्कुल ही नहीं मालूम तो आप कोशिश कर सकते हैं, लेकिन फिर उसमें आपका समय खराब होएगा। तो यहां पे आप देखिए, अगर इस क्वेश्चन की मैं बात करूं तो सबसे पहले अपन को दे रखा है साइन 2t। साइन 2t जो है वो इक्वल टू होता है 2 sin t cos t के, और ये जो 1 है इस 1 को मैं लिख सकता हूं साइन स्क्वायर टी प्लस कोस स्क्वायर टी। तो अब आप यहां पे देखेंगे 1 माइनस साइन 2t, तो ये 1 माइनस साइन 2t क्या हो गया, तो ये हो गया साइन स्क्वायर टी प्लस कोस स्क्वायर टी माइनस 2 sin t cos t। और ये आपको एक आइडेंटिटी बनती हुई दिख रही होगी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab दैट इज इक्वल टू ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ये आपके पास बन जाएगा साइन टी माइनस कोस टी का होल स्क्वायर। तो जहां कहीं भी आपको अगर 1 माइनस साइन 2t दिखे तो उसको आप साइन टी माइनस कोस टी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सेम तरीके से ये जो 1 प्लस साइन 2t है, ये आपके पास साइन स्क्वायर टी प्लस कोस स्क्वायर टी प्लस 2 sin t cos t बन जाएगा, तो ये हो जाएगा साइन टी प्लस कोस टी का होल स्क्वायर। अब अगर अपन यहां पे इसको थोड़ा लिखे तो देखिए ऊपर वाली चीज तो अपने पास बन गई साइन टी माइनस कोस टी का होल स्क्वायर, और नीचे वाली चीज अपने पास बन गई साइन टी प्लस कोस टी का होल स्क्वायर, और मल्टीप्लाई में जो है वो है कोस टी प्लस साइन टी डिवाइड बाय कोस टी माइनस साइन टी। तो ये देखिए एक कोस टी प्लस साइन टी से तो एक कोस टी प्लस साइन टी कैंसिल आउट हो जाएगा। इसको आप साइन टी माइनस कोस टी लिखो या कोस टी माइनस साइन टी लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आप बोल सकते हो कि भैया एक अपने पास कैंसिल आउट हो गया, तो अब यहां पे लेकिन अपन को जो बचेगा वो अपने पास कोस टी माइनस साइन टी बचेगा, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। यहां पे मैंने लिखने के लिए इसको साइन टी माइनस कोस टी लिख दिया, लेकिन इसको आप कोस टी माइनस साइन टी मान सकते हो, क्योंकि स्क्वायर करने पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन एक कोस टी माइनस साइन टी से एक कोस टी माइनस साइन टी अपन ने कैंसिल आउट करा, तो अब जो बचा वो कोस टी माइनस साइन टी बचा, इस बात का आपको ध्यान रखना है। और नीचे में तो अपने पास एक तरीके से साइन टी प्लस कोस टी बचा, जिसको आप चाहो कोस टी प्लस साइन टी लिखो या साइन टी प्लस कोस टी लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब आप यहां पे क्या कीजिए, कोस टी अगर आप कॉमन लेंगे तो देखिए ऊपर तो यहां पे 1 रह गया, इधर बन गया साइन टी बाय कोस टी, और सेम तरीके से इधर भी 1 प्लस साइन टी बाय कोस टी। यहां पे आपने दोनों साइड कोस टी कॉमन लिया था, इधर भी कोस टी कॉमन लिया और इधर भी कोस टी कॉमन लिया। तो देखिए कोस टी से कोस टी तो कैंसिल आउट हो गया, और साइन टी बाय कोस टी टेन टी होता है, तो ये बन गया 1 माइनस टेन टी डिवाइड बाय 1 प्लस टेन टी। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, इस क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 1 माइनस टेन टी डिवाइड बाई 1 प्लस टेन टी। अब अपन को इतना टाइम लगा, इसको हो सकता है कि आपको लग रहा हो कि भैया एग्जाम में कैसे करेंगे, तो असलियत में देखिए इतना टाइम नहीं लगेगा, ये मैंने आपको समझाया है इसलिए इतना समय लगा है, वरना अगर आपको ये सब चीजें मालूम है कि इस तरीके के क्वेश्चन को कैसे सोल्व किया जाता है, तो आप इतनी सब चीजें लिखेंगे नहीं, आप बस थोड़ा पैटर्न देखेंगे कि किस तरीके से पैटर्न बन रहा है, और आपको आंसर अपने आप दिख जाएगा। तो उसके लिए आपको बस प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, जितनी प्रैक्टिस हो सके उतनी करिए, जब भी जाके आप अपना हाथ जो है जमा पाएंगे चीजों पे। A thief is spotted by a policeman from a distance of 200 meters. When the policeman starts the chase, the thief also starts running. If the speed of the thief is 9 km per hour and that of the policeman 10 km per hour, how far will the thief have to run before he is overtaken? तो देखिए यहाँ पे इस तरीके के क्वेश्चंस में क्या होता है, चोर पुलिस के जो क्वेश्चंस होते हैं उनमें मान लीजिए ये यहाँ पे पुलिसमैन है और यहाँ पे कहीं चोर भाई साहब है, थीफ थीफ लिख लेता हूं इसको। तो इन दोनों के बीच की जो दूरी है वो 200 मीटर की है, ये अपन से बोला जा रहा है। अब पुलिसमैन को देख के थीफ जो है वो भी भागना स्टार्ट करा, और पुलिसमैन भी उसी टाइम भागना स्टार्ट किया। थीफ जो है वो 9 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है, और जो पुलिसमैन है वो 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है। देखिए पुलिसमैन की स्पीड हमेशा थीफ की स्पीड से ज्यादा होगी, तभी जाके पुलिसमैन चोर को पकड़ पाएगा। अगर पुलिसमैन चोर की स्पीड से धीरे भागेगा तो वो कभी भी चोर को नहीं पकड़ पाएगा, बिकॉज उनके बीच में पहले ही 200 मीटर का डिफरेंस है, मतलब चोर पहले ही 200 मीटर आगे है पुलिस से। अब तो यहां पे अपन से पूछा जा रहा है कि कितनी देर में, हाउ फार विल द थीफ हैव टू रन, कितने किलोमीटर थीफ भागेगा पकड़े जाने से पहले, जस्ट पहले। तो यहां पे अपन देखिए मानते क्या है कि भैया यहां पे कहीं आगे जाके जो पुलिसमैन और चोर है वो आपस में मिल जाएंगे, मतलब चोर पुलिसमैन को पकड़ लेगा। अब दोनों ने सेम टाइम पे भागना स्टार्ट किया,
पुलिसमैन ने जितनी बजे जैसे चोर को देखा तो पुलिसमैन भी स्टार्ट कर दिया भागना और चोर भी भागना स्टार्ट कर दिया। इसका मतलब दोनों सेम टाइम पे भाग रहे हैं, तो मैं बोल सकता हूं कि पुलिसमैन जितना टाइम यहां से यहां तक पहुंचने में लेगा, चोर भी सेम यहां से यहां तक पहुंचने में उतना ही समय लेगा। तो यहां पे अपन टाइम बराबर कर रहे हैं, तो जब कभी भी टाइम बराबर होता है तो उस केस में डिस्टेंस और स्पीड का रेशियो जो है वो बराबर हो जाता है। तो यहां पे अपन को स्पीड दे रखी है दोनों की, अगर इनका मैं रेशियो लेऊंगा तो क्या होगा 10:9 का, तो ये सेम स्पीड का रेशियो ही इनका डिस्टेंस का रेशियो भी बन जाएगा। तो 10 और 9 में 1 का डिफरेंस है, आप देख सकते हैं यहां पे। ये 1 का डिफरेंस क्यों है? क्योंकि चोर जो है वो 1 यूनिट पहले ही आगे, जिसकी वैल्यू अपन को दे रखी है 200 मीटर। अब यहां पे अपन से पूछा जा रहा है कि भैया चोर जो है वो कितना भागा होगा पकड़े जाने से पहले। तो चोर कितना भागा? तो चोर मैं बोल सकता हूं 9 यूनिट भागा। तो 1 यूनिट की वैल्यू अगर 200 मीटर है तो 9 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 9 इंटू 200 मतलब 1800 मीटर। 1800 मीटर मतलब 1.8 किलोमीटर। तो चोर जो है वो पुलिस मैन से पकड़े जाने से जस्ट पहले 1.8 किलोमीटर भागा। The radius of the circle is 10 centimeter and the perpendicular distance from the chord to the center is 6 centimeter. The length of the chord. चलिए एक सर्किल बना लेते हैं। इस सर्किल में सबसे पहले तो अपन को रेडियस दे रखी और इसके अलावा जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है कोड का वो दे रखा 6 सेंटीमीटर। मैं मान लेता हूं ये कोड है अपने पास, इसका जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है सेंटर से वो दे दिया 6 सेंटीमीटर मतलब ये वाला, और सर्किल की रेडियस दे दी दैट इज ये 10 सेंटीमीटर। तो अपन से कोड की लेंथ पूछ रहा है। तो देखिए अपन के पास एक प्रॉपर्टी होती है कि जब कभी भी अपन सेंटर से किसी भी कोड पे परपेंडिकुलर डालते हैं तो वो परपेंडिकुलर जो है वो उस कोड को बाइसेक्ट करता है। तो जब अपन ने ये परपेंडिकुलर डाला होगा तो ये दोनों साइड बराबर होगी, दोनों हिस्से बराबर होंगे। आप चाहे तो इसकी नेमिंग भी कर दीजिए, ओ ए बी कर देता हूं मैं, इसका सी डाल देता हूं। तो ये जो ए सी और ए बी है ये बराबर हो जाएंगे। तो यहां पे आप देखिए ये ओ ए बी जो है एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गया। तो अपन बोल सकते हैं कि पाइथागोरस थ्योरम फॉलो करेगा। 6 और 10 के साथ जो ट्रिपलेट अपन चलता है वो कौन सा चलता है? अपन जानते हैं कि 6, 8 और 10 ट्रिपलेट होता है, जहां पे आप देख सकते हैं कि 10 अपना हाइपोटेनियस होता है जो कि पहले से ही है। एक साइड 6 हो गई तो जो बाकी बची हुई साइड होगी वो 8 हो जाएगी। ए बी और ए सी दोनों बराबर है तो ये 8 है तो ये भी 8 हो जाएगा। और अपन से इस कोड की लेंथ पूछ रहा है तो कितनी हो जाएगी? 8 प्लस 8 दैट इज 16 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर 1। ट्राइंगल एबीसी and triangle DEF are two triangles such that triangle ABC congruent triangle FD। चलिए दोनों ट्राइंगल बना लेते हैं। ये ट्राइंगल ABC और ये ट्राइंगल DEF। ये अपने पास दो ट्राइंगल हो गए। अब ये दोनों ट्राइंगल जो है कॉन्ग्रुएंट है, लेकिन एक चीज का आपको ध्यान रखना है कि यहां पे जब इनने कॉन्ग्रुएंट लिखा तो कॉन्ग्रुएंट में ट्राइंगल ABC को ट्राइंगल FDE के साथ कॉन्ग्रुएंट किया, DEF के साथ कॉन्ग्रुएंट नहीं किया। तो देखिए लिखे जाने में बहुत ज्यादा अंतर हो जाता है। यहां पे अगर ABC को ट्राइंगल FDE के साथ कॉन्ग्रुएंट किया गया है तो इसका मतलब है कि जो इनकी करस्पॉन्डिंग साइड इक्वल्स होती है वो किस तरीके से होगी। आप जानते हो कि भैया कोई भी ट्राइंगल जब कॉन्ग्रुएंट होते हैं दो ट्राइंगल तो उनकी करस्पॉन्डिंग साइड हमेशा बराबर होती है और करस्पॉन्डिंग एंगल बराबर होते हैं। तो कौन सी करस्पॉन्डिंग साइड होगी? तो AB के लिए जो करस्पॉन्डिंग साइड होगी वो FD होगी, ना कि DE। अब हो सकता है कि आपको देखने में लग रहा हो कि भैया AB जिस साइड है उसी साइड D है तो मैं AB को DE के इक्वल कर दूं, तो ये एकदम सरासर गलत है। क्योंकि अपन ने जो ट्राइंगल बनाया वो ABC और DEF के हिसाब से बनाया, लेकिन कॉन्ग्रुएंट ABC और FDE है। तो AB के लिए जो करस्पॉन्डिंग साइड होगी वो FD होगी, ना कि DE। तो FD मतलब ये वाली साइड। सेम तरीके से BC के लिए जो कॉन्ग्रुएंट इक्वल होगी वो DE होगी। तो BC के लिए DE मतलब ये वाली साइड होगी, और AC के लिए मैं बोल सकता हूं कि EF इक्वल होगी। तो इस बात का ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है। सेम तरीके से एंगल भी ऐसे ही होंगे। A के लिए जो है वो F एंगल इक्वल होएगा, मतलब ये A के लिए F वाला इक्वल होएगा, और B के लिए जो है वो D वाला इक्वल होएगा, और बाकी अब जो C बचा C के लिए कौन सा हो जाएगा? E वाला। तो जिस हिसाब से कॉन्ग्रुएंट में लिखे जाते हैं उसी हिसाब से अपन को इनको करस्पॉन्डिंगली इक्वल करना पड़ता है। तो ए बी अपन को यहां दे रखा है 17, एंगल बी दे रखा है 52, और एंगल ए दे रखा है 95। तो अपन से पूछ रहा है कि इनमें से कौन कौन से ऑप्शन सही है। चलिए पहला ऑप्शन है DF इक्वल टू 17 और एंगल डी 33। तो अब यहां पे अगर आप बात करें DF, तो DF जो है वो AB के बराबर होना चाहिए, और DF अपन को 17 दे रखा है और AB भी 17 दे रखा है। तो क्या 17 17 बराबर है? बिल्कुल सही है, एकदम बराबर है। इसका मतलब पहली कंडीशन तो फॉलो हो रही है कि DF इक्वल टू 17, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन क्या एंगल D 33 है क्या? तो अब आप देखिए एंगल D किसके बराबर है? तो एंगल D जो है वो एंगल B के बराबर है।
एंगल बी आपको 52 दे रखा है, तो एंगल डी फिर 33 कैसे हो जाएगा? उसको भी 52 होना पड़ेगा क्योंकि दोनों बराबर होंगे। दैट मीन्स कि ऑप्शन गलत है अपना। ऑप्शन डी पे चलते हैं। अब देखा है डीई 17, क्या डीई में निकाल सकता हूं क्या? क्योंकि डीई जो है वो बीसी के बराबर होएगा और बीसी अपन को नहीं दे रखा, तो अगर बीसी अपन को नहीं दे रखा तो डी के बारे में अपन कुछ नहीं कह सकते, इसको आगे छोड़ते हैं। एंगल एफ इक्वल टू 33 दे रखा है, एंगल एफ क्या 33 होगा क्या? बिल्कुल नहीं होगा भैया, क्योंकि एफ जो है वो ए के बराबर है। ए अगर 95 में है तो एफ को भी 95 में ही होना पड़ेगा, तो ये ऑप्शन भी नहीं है। डीएफ 17, तो डीएफ तो 17 था, एकदम सही है, तो जान ही गए अपन। और एंगल ई 33, तो एंगल ई जो है वो एंगल सी के बराबर होगा। एंगल सी नहीं दे रखा, क्या इसको निकाल सकते हैं क्या? बिल्कुल निकाल सकते हैं, क्योंकि कोई भी ट्राइंगल के अगर दो एंगल दे दिए तो तीसरा अपन निकाल सकते हैं 180 में से माइनस करके। इनका सम जो होगा उसको अगर मैं 180 में से माइनस करूंगा तो मुझे एंगल सी मिल जाएगा, जो कि कितना होगा? तो वो आपके पास 33 डिग्री ही होगा। दैट मीन्स कि एंगल सी अगर 33 है तो एंगल ई भी 33 होगा, और अपन को दे भी यही रखा है कि एंगल ई 33 और डीएफ 17, तो यही अपना ऑप्शन सही है। ऑप्शन नंबर 4 पे चलने की अब कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि डी 17 और एंगल ई 33, तो यहां पे आप देखिए एंगल ई तो आपको 33 दे रखा है, ये तो एकदम सही बात है, लेकिन डी 17 नहीं होगा। डी 17 क्यों नहीं होगा? क्योंकि अगर आप देखेंगे तो इन ट्राइंगल के तीनों एंगल्स अलग अलग है, मतलब ये एक तरीके से स्केलन ट्राइंगल है। तो स्केलन ट्राइंगल है तो फिर उस केस में साइड जो है वो भी डिफरेंट होगी। अगर एक साइड 17 की हो गई तो कभी भी दूसरी साइड 17 की नहीं हो पाएगी। अगर दूसरी साइड भी 17 की होगी जब, तो वो आइसोसेलेस बन जाएगा, लेकिन ट्राइंगल आइसोसेलेस ही नहीं। इसका मतलब डीई पक्के तौर पे 17 नहीं ही होगा, ये अपन कह सकते हैं। ऑप्शन नंबर 3। सिंप्लीफाई द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, चलिए सिंप्लीफाई करना है। तो देखिए यहाँ पे बोर्ड मास का सवाल है। बी का मतलब होता है ब्रैकेट, लेकिन कहीं भी यहाँ पे ब्रैकेट नहीं है, अच्छी बात है, आगे बढ़ जाते हैं। बी के बाद आता है ओ। ओ का मतलब होता है ऑफ। ऑफ का मतलब भी देखिए मल्टीप्लाई करना ही होता है, लेकिन एक जगह आपको ऑफ लिख के दे रखा है और एक जगह ये मल्टीप्लाई का साइन बना के दे रखा है, तो यहाँ पे आपको पहले ऑफ वाला मल्टीप्लाई करना है, बाद में मल्टीप्लाई वाला मल्टीप्लाई करना है। बोर्ड मास में अपन हमेशा लेफ्ट टू राइट चलते हैं, और क्वेश्चन को सोल्व करते वक्त भी अपन हमेशा लेफ्ट टू राइट चलते हैं। तो सबसे पहले अपन को ऑफ करना होता है, फिर उसके बाद करना होता है डिवाइड, उसके बाद मल्टीप्लाई, और एडिशन सब्ट्रैक्शन का मैं आपको आगे बताऊंगा, अभी नहीं। तो यहां पे आप देखिए सबसे पहले ऑफ दिख रहा है आपको, दो ऑफ दिख रहे हैं, तो इन दोनों को आप करिए। अब वैसे तो देखिए कायदा क्या कहता है कि लेफ्ट टू राइट चलने पे जो पहले आए उसको पहले करो। तो लेफ्ट टू राइट चलने पे कौन सा वाला ऑफ पहले आया? तो ये वाला ऑफ पहले आया, तो इसको करेंगे, फिर ये वाला दूसरा वाला ऑफ करेंगे। लेकिन यहाँ पे ये दोनों ऑफ जो है वो एक दूसरे में इंडिपेंडेंट है, इनके बीच के जो साइन है वो अलग अलग है, तो आप दोनों को साथ में कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर आप दोनों को साथ में करेंगे तो ये हो गया 3 दूनी 6, और ये हो गया 6 3 18। तो अब अगर वापस लिखना चाहूं तो 25 डिवाइडेड 5। एग्जाम में आपको ऐसे बार बार नहीं लिखना, आपको यहीं पे करना है, समझाने के लिए मैं बार बार आपको चीजें अलग अलग लिख रहा हूं। -8 + 4। अब ऑफ खत्म हो चुका है, ऑफ के बाद अपन आगे बढ़ते हैं तो डिवाइड आता है। तो डिवाइड भी फिर से यहाँ पे 2 है, तो अब कौन सा पहले करें? एक ये है और एक ये है, तो फिर से लेफ्ट टू राइट चलने पे जो पहले है उसको पहले करना होता है, लेकिन ये दोनों एक दूसरे में इंडिपेंडेंट है, मतलब बीच में बहुत सारे अलग अलग साइन है, तो आप दोनों को साथ में कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 25/5 हो गया 5 + 6 - 4, और 18/2 हो गया 9 + 9 -8 + 4। अब यहां पे मल्टीप्लाई तो कहीं है ही नहीं, कोई बात नहीं। अब अपन बढ़ते हैं एडिशन और सब्ट्रैक्शन पे। तो देखिए अभी तक मैंने आपको ऑफ डिवाइड और मल्टीप्लाई का तो ये बोला कि लेफ्ट टू राइट चलने पे जो लेफ्ट टू राइट चलने पे अपन को ऑफ डिवाइड मल्टीप्लाई इस तरीके से करना होता है, लेकिन एडिशन सब्ट्रैक्शन का ऐसे नहीं होता। एडिशन सब्ट्रैक्शन में क्या होता है कि लेफ्ट टू राइट चलने पे जो पहले आए उसको आप पहले कर दीजिए। अगर एडिशन पहले आ रहा है तो एडिशन पहले कर दीजिए, और सब्ट्रैक्शन पहले आ रहा है तो सब्ट्रैक्शन पहले कर दीजिए, क्योंकि एडिशन और सब्ट्रैक्शन की जो एफिशिएंसी होती है वो बराबर होती है, वो कम नहीं, वो कोई भी इनमें से कम नहीं है, कोई भी इनमें से ज्यादा नहीं है, दोनों बराबर के हैं। लेफ्ट टू राइट चलने पे जो पहले आए उसको पहले कर देना होता है। तो यहां पे आप देखिए 5 + 6 10, सॉरी 11, 11 में से 4 घटाएंगे तो फिर से कितना बच गया 7, 7 में 9 जोड़ेंगे तो कितना हो गया 9 और 7 16, 16 में से 8 घटाएंगे तो 8, और 8 में 4 जोड़ेंगे तो 12। तो ओवरऑल आंसर क्या हो गया 12 के बराबर। तो बस यही अपना आंसर हो जाएगा। द बेस रेडियस ऑफ ए सर्कुलर सिलेंडर इज 10.5 सेंटीमीटर। इफ द एरिया ऑफ इट्स कर्व्ड सरफेस एरिया इज 792, देन व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। देखिए बेस रेडियस आपको दे रखा है एक सर्कुलर सिलेंडर का, कर्व्ड सरफेस एरिया आपको दे रखा है, और वॉल्यूम आपसे पूछ रहा है। कर्व्ड सरफेस एरिया सिलेंडर का फॉर्मूला अपन जानते हैं क्या होता है, 2πrh होता है, और ये अपन को दे दिया 792, और अपन को वॉल्यूम पूछ रहा है, वॉल्यूम होता है πr²h। साथ ही साथ अपन को बेस रेडियस भी दे दिया, इसका मतलब आर की वैल्यू आपको दे दी। अब आर की वैल्यू दे दी तो वॉल्यूम निकालने के लिए एच की वैल्यू की भी जरूरत होती है। वो एच की वैल्यू आपको कहां से मिलेगी? तो वो आपको 2πrh से मिलेगी। 2πrh यहां से आपको एच की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। लेकिन अब आप देखिए यहां पे आपको केवल
पूरा एच की वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है, अपन क्या करते हैं यहाँ पे पाई एच की वैल्यू निकाल लेते हैं। ये आर अपन को दे दिया 10.5, तो ये ऐसे करते हैं पाई आर एच इक्वल टू अपन कर देते हैं, तो पाई आर एच इक्वल टू अपन कर सकते हैं 792/2। 2 से अगर आप इसको कैंसिल आउट करोगे तो 2 का 3 बार में 6, 9 बार में 18 और 6 बार में 12, तो पाई आर एच आपको मिल गया 396। अभी जो पाई आर स्क्वायर एच है इसको मैं लिख सकता हूं पाई आर एच इंटू आर, है ना, पाई आर एच इंटू आर लिख सकता हूं, और पाई आर एच की वैल्यू मुझे 396 मिल गई। तो अब मुझे बस यहाँ पे केवल आर से मल्टीप्लाई करना है, मतलब 10.5 से मल्टीप्लाई करना है। तो अब पूरा एच की वैल्यू निकालने की इसमें कोई जरूरत नहीं है आपको, आप पाई आर एच निकालिए और आर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। एस निकालते फिर उसको वैल्यू फॉर्मूला में पुट करते फिर कैंसिल आउट करते, वो बहुत लंबा प्रोसेस हो जाता, तो इतना करने की अपन को कोई जरूरत नहीं होती। तो अब आप यहाँ पे अगर देखेंगे तो 396 का 10 बार में तो 3960 हो गया, और 0.5 को का मतलब होता है हाफ, तो एक तरीके से 396 का आधा। 396 का आधा करेंगे तो कितना, 2 का 1 बार में, 9 बार में 18 और 8 बार में 16, तो 3960 प्लस 198 दैट इज 6 और 9 15 की 5, एक कैरी चला गया, एक कैरी चला गया, दैट इज 4158। 4158 ऑप्शन नंबर 4, ये हो जाएगा आपको वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। The bar graph given below shows the sales of ball pens from 6 of S1 से X6 during 2 consecutive years 11 and 12। देखिए अपन को एक बार ग्राफ दे रखा है बड़ा सा, जो है बॉल पेन का सेल्स दिखाता है 1000 नंबर्स में, मतलब ये जितना भी अपन को डेटा दे रखा है ये सारा थाउजेंड्स में, और 6 तरह की शॉप है S1 से X6 का 2011 से 2012 में। क्वेश्चन है व्हाट इज द रेशियो ऑफ द टोटल सेल्स ऑफ शॉप S2 फॉर बोथ ईयर्स टू द टोटल सेल ऑफ शॉप S5 फॉर बोथ ईयर। देखिए एक आसान सा क्वेश्चन है, आपको शॉप S2 का टोटल सेल का रेशियो लेना है शॉप S5 के साथ, तो S2 यहां पे है आपके पास और S5 यहां पे है। अब S2 का अगर मैं दोनों साल निकालू 11 और 12, तो उनका सम कितना आ जाएगा 70 प्लस 90 दैट इज इक्वल टू कितना 160, ये तो हो गया S2 का। और आपको लेना क्या है के साथ है S5 के साथ, S5 का अगर आप दोनों साल का निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 80 प्लस 60 दैट इज 140, दोनों का रेशियो ले लीजिए, 20 से ये 8 बार में और 20 से ये 7 बार में, तो रेशियो कितना हो गया 8:7 का, ऑप्शन नंबर 3। एक आसान सा सवाल है। The given pie chart shows the number of students admitted into different classes of a school in the academic year 22-23। देखिए फिर से अपन को एक पाई चार्ट दे रखा है जो कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बताता है अलग अलग क्लास में सेशन 2022-23 में। क्वेश्चन है हाउ मेनी स्टूडेंट्स वर मोर इन क्लास 10 देन इन क्लास 12 इफ 600 स्टूडेंट्स वर एडमिटेड इनटू क्लास 8। देखिए बोला जा रहा है कि कितने बच्चे क्लास 10 में ज्यादा है क्लास 12 के कंपैरिजन में, और साथ ही साथ बोला जा रहा है कि क्लास 8 में जो स्टूडेंट्स है उनकी संख्या 600 है। 600 स्टूडेंट्स वर एडमिटेड इनटू क्लास 8 का मतलब है कि क्लास 8 में टोटल 600 स्टूडेंट्स ने एडमिशन लिया। इसका मतलब क्लास 8 की संख्या जो है वो 600 के बराबर है। क्लास 8 की अगर मैं बात करूं तो क्लास 8 में 15% बच्चे पढ़ते हैं, टोटल का 15%, इसका मतलब मैं बोल सकता हूं कि 15% की वैल्यू अपन को मिल गई 600 के बराबर। और अपन से बोल रहा है कि क्लास 10 में क्लास 12 का कितना ज्यादा है, तो क्लास 10 में है 25% और क्लास 12 में है 18%, तो कितना परसेंट ज्यादा है 25 में से अगर आप 18 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 7% ज्यादा है। इसका मतलब अपन को 7% की वैल्यू पूछा जा रहा है, 15% की वैल्यू 600 है, तो यहां पर अगर देखिए ये 7 की जगह 7.5 होता है जब, तो अपन सीधा बोल सकते थे कि भैया 600 का आधा हो जाएगा, बिकॉज 15 का आधा 7.5, तो 600 का आधा 300, लेकिन ऐसा तो है नहीं, तो 300 से थोड़ा छोटा ही होगा वैसे नंबर। अब थोड़ा चेक करना पड़ेगा क्योंकि 295 298 बहुत क्लोज नंबर हो गए, तो इस वजह से पूरा अपन इसको सोल्व भी कर लेते हैं। तो 15 का यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 4 बार में 60 और 0, तो 1% की वैल्यू हो गई 40, तो 7% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 7 इंटू 40 मतलब 280, तो इतना ज्यादा भी क्लोज नहीं होगा, 280 आएगा। अपन 295 298 तक सोच रहे थे, तो इतना ज्यादा क्लोज नहीं, ऑप्शन नंबर 1 अपना आंसर होगा। एट ए स्कूल बिल्डिंग देयर इज एन ओवरहेड टैंक। देखिए एक बिल्डिंग, स्कूल की बिल्डिंग में एक ओवरहेड टैंक है, बोला जा रहा है टू फिल दिस टैंक 50 बकेट्स ऑफ वाटर आर रिक्वायर्ड। उस टैंक को भरने के लिए 50 बकेट इस्तेमाल की जाती है। एज्यूम दैट द कैपेसिटी ऑफ द बकेट इज रिड्यूस्ड टू 2/5 ऑफ द प्रेजेंट। तो अपन को एज्यूम करना है कि जो बकेट की कैपेसिटी है वो अपने ओरिजिनल का 2/5 रह गई। दैट मीन्स कि अगर मैं मान लेता हूं कि एक बकेट की कैपेसिटी 5 लीटर है, तो ये घट के इसका 2/5, 5 लीटर का अगर आप 2/5 निकालेंगे तो वो कितना आएगा 2 लीटर आएगा। दैट मीन्स कि 5 लीटर घट के 2 लीटर रह गया, तो अब जो बकेट की कैपेसिटी वो 2 लीटर रह गई। तो अपन से पूछा जा रहा है कि अब कितनी बकेट्स इस्तेमाल होगी सेम टैंक को पूरा भरने में। तो पहले 5 लीटर से 5 लीटर कैपेसिटी की 50 बकेट लगती थी, तो अब 2 लीटर कैपेसिटी की कितनी लगेगी। तो यहां पे आप देखिए अपन क्या कर सकते हैं, टैंक की टोटल कैपेसिटी को इक्वल कर सकते हैं। पहले
एक बकेट में 5 लीटर आता था तो 50 बकेट लगती थी, तो टोटल कैपेसिटी कितनी हो जाएगी टैंक की? 50 इंटू 5। अब 2 लीटर की ही ये बकेट है, मैं मान लेता हूं कि x बकेट लगी, तो टैंक की टोटल कैपेसिटी कितनी हो गई? 2x, 2 से 25 बार में, तो x कितना आ गया अपने पास? x आ गया 125, 125 बकेट्स। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4। इफ x प्लस 1/x इक्वल टू 7 वेर x ग्रेटर देन 0 द पॉजिटिव वैल्यू ऑफ दिस। तो यहां पे आप देखिए कन्वर्जन फॉर्मूले का इस्तेमाल अपन करेंगे। जब कभी भी अपन को x प्लस 1/x इक्वल टू p दे रखा हो, तो उस केस में x माइनस 1/x जो है वो इक्वल टू होता है प्लस माइनस स्क्वायर रूट पी स्क्वायर माइनस 4। यहां पे आपसे पॉजिटिव वैल्यू पूछ रहा है, तो इसके लिए अपन माइनस वाली वैल्यू नहीं लेंगे, केवल पॉजिटिव वैल्यू लेंगे। तो p अपने पास 7 दे रखा है, तो p की जगह आप 7 पुट कर दीजिए। तो जब आप 7 पुट करेंगे, 7 का स्क्वायर माइनस 4, 7 का स्क्वायर 49, 49 में से 4 गए 45, और 45 का मतलब होता है 15, 45 का मतलब होता है 9 इंटू 5, तो 9 तो बाहर आ जाएगा 3 और रूट 5। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, दैट इज 3 रूट 5। द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस, इसकी मैक्सिमम वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। तो देखिए इसका एक डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, जब कभी भी अपन से a साइन थीटा प्लस b कोस थीटा इसकी मैक्सिमम वैल्यू पूछे, तो इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो इक्वल होती है स्क्वायर रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर के। तो आपको कुछ भी नहीं करना है, ये 2 और 3 का स्क्वायर करना है, 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9, दैट इज रूट 13। तो जो इसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी वो रूट 13 के बराबर हो जाएगी। द एवरेज स्कोर ऑफ ए बैट्समैन इन 20 मैचेज इज 15 एंड इन 25 अदर मैचेज इज 24। फाइंड द एवरेज स्कोर इन ऑल द 45 मैचेज। देखिए अपन को बोला जा रहा है कि 20 मैचेज का जो एवरेज स्कोर है वो 15 रन है, और अगले 25 मैचेज का जो एवरेज स्कोर है वो 24 है, तो पूरा 45 मैचेज का एवरेज स्कोर कितना होगा? तो देखिए इस तरीके के क्वेश्चंस को अपन नॉर्मल चले तब भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उसमें भी बहुत समय नहीं लगेगा। लेकिन अगर आप डेविएशन मेथड से जाओगे तो कैसे करेंगे? तो देखिए डेविएशन मेथड में क्या होता है कि अपन एक नंबर अपने हिसाब से मान लेते हैं। अब वो जो नंबर होता है वो आप कैसे भी माने, वो ऑप्शन के हिसाब से मान लीजिए या जैसा भी आपका मन करे मान लीजिए। तो मैंने मान लिया 15 मैंने एक नंबर मान लिया, मतलब कि हर मैच का जो एवरेज स्कोर रहा वो 15, ये मैंने माना। अब अपन को देखना है कि जो अपन मान रहे हैं वो कितना सही मान रहे हैं। तो बोला जा रहा है कि शुरुआत के 20 मैच में तो एवरेज स्कोर 15 ही है, जो कि मैं मान के चला था। इसका मतलब कि जितना मैंने माना उतना ही आया, तो ना तो ज्यादा ना कम, तो कितना? 0। ना तो ज्यादा ना कम, तो 0 डाल दिया। लेकिन अगले 25 मैचों में जो एवरेज स्कोर है वो 24 बन गया, लेकिन आना तो 15 ही चाहिए था ना, क्योंकि मैंने तो 15 माना, लेकिन आ गया 24। इसका मतलब कितना ज्यादा हो गया? 9 ज्यादा हो गया, 9 रन पर मैच। और ऐसे कितने मैच है? 25 मैच। तो ओवरऑल कितने रन एक्स्ट्रा हो गए? 25 इंटू 9, ये अपने पास एक्स्ट्रा हो गए। तो ये जो अपने पास एक्स्ट्रा है, इसको अपन क्या करेंगे? पूरे 45 मैचों में बांट देंगे। तो और जो अपन ने एवरेज माना था उसमें ऐड कर देंगे, तो अपन को एक्चुअल एवरेज पता चल जाएगा। ये 0 तो कुछ है ही नहीं, तो ये आप 9 से 5 बार में और 5 से 5 बार में, तो 15 प्लस 5 20। दैट मीन्स कि ओवरऑल जो एवरेज आएगा वो कितना आ जाएगा? 20 के बराबर है। ए सम ऑफ 1456 व्हेन इन्वेस्टेड फॉर 10 इयर्स अमाउंट्स टू 2366 ऑन मैच्योरिटी। फाइंड द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट पर एनम दैट वाज टू बी पेड एट द सम पेड ऑन द सम इन्वेस्टेड। तो देखिए बोला जा रहा है कि 1456 रुपए प्रिंसिपल अमाउंट को अपन ने 10 साल के लिए इन्वेस्ट किया, और मेच्योरिटी पे वो 2366 बन गया। मतलब 1456 रुपए 10 साल में 2366 रुपए बन गए 10 ईयर्स में सिंपल इंटरेस्ट पे। कितने परसेंट रेट ऑफ एनम है वो अपन को नहीं दिया गया, तो वही अपन से पूछ रहा है कि कितने परसेंट सिंपल इंटरेस्ट पे अपन ने जो समय वो इन्वेस्ट किया होगा। तो यहां पे आप देखिए सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि कितने रुपए का इंटरेस्ट अपन को मिला, तो 2366 में से 1456 आप घटाएंगे तो अपन को पता चल जाएगा। 1456 तो अपनी प्रिंसिपल वैल्यू है, और इंटरेस्ट मिला के 2366 रुपए बना। तो इंटरेस्ट निकालने के लिए क्या करूंगा? इंटरेस्ट इक्वल टू हो जाएगा 2366 माइनस 1456, दैट इज इक्वल टू कितना? 6 में 6 गया 0, 6 में 5 गया 1, और 23 में से 14 गया तो 6 और 3 9, 910। इसका मतलब टोटल 10 साल में 910 रुपए का इंटरेस्ट मिला। तो एक साल का कितना इंटरेस्ट हुआ? हर साल सेम इंटरेस्ट रहता है सिंपल इंटरेस्ट पे, ये अपन जानते हैं। तो 10 साल में 910 मिला, तो एक साल में कितना मिलेगा? 91 रुपीज। और ये जो 91 का इंटरेस्ट है ये 1456 रुपए पे मिला, तो मैं बोल सकता हूं कि 91 बटा 1456 मल्टीप्लाई बाय 100%। तो बस आप इसको सोल्व कर लीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। तो यहाँ पे आप देखिए मेरे हिसाब से कैंसिल आउट हो जाना चाहिए 91 में से, लग तो मुझे रहा है। चलिए काट के देख लेते हैं एक बार। 91 का एक बार 145 माइनस 91 करेंगे तो 45 प्लस 9 54, 54 के हिसाब से हो गया 546, और 91 का 6 बार में हो जाता है 546। तो ये आ गया 100 बटा 16, 100 बटा 16 का मतलब हो गया 6.25%। दैट इज ऑप्शन नंबर 1।
और नहीं तो देखिए इस क्वेश्चन में आप डायरेक्ट नॉर्मल फॉर्मूला भी लगा सकते थे, सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बाय 100। ये अपना नॉर्मल ओवरऑल फॉर्मूला होता है। सिंपल इंटरेस्ट तो आपको सेम तरीके से मिल ही जाएगा, 2366 माइनस 1456 दैट इज 910। तो 910 इक्वल टू प्रिंसिपल कितना है 1456 का, रेट आपको फाइंड आउट करनी है उसको ऐसे रहने दीजिए, और टाइम यहाँ पे कितना साल है 10 साल, डिवाइड बाय 100। सोल्व अगर आप करेंगे तो वो आपको सेम रेट जो है वो 6.25% का मिल जाएगा। फ्रॉम द गिवन नंबर्स ABCD विच नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 11। तो इनमें से कौन सा नंबर 11 से डिविजिबल नहीं है, ये अपन से पूछा जा रहा है। तो यहां पे आप देखिए 11 का डिविजिबिलिटी रूल अपन जानते हैं, क्या होता है 11 का डिविजिबिलिटी रूल। एक तो नॉर्मल सा होता है कि इवन प्लेसेज की संख्याओं का और ओड प्लेसेज की संख्याओं का सम कर लो और उनको आपस में सब्ट्रैक्ट कर दो। ओवरऑल नंबर अगर 0 या 11 का कोई मल्टीपल है तो वो नंबर पूरा 11 से डिवाइड होगा। जैसे कि मैं अगर ए वाले में आपको समझाना चाहूं तो कैसे होगा, 712 712। तो इसमें अपन क्या करते हैं कि जैसे अगर ओड प्लेसेज की बात करें तो वो हो जाएगी 721, ये हो गई ओड प्लेसेज की सम। और इवन प्लेसेज की बात करें तो 172। तो यहां पे आप देखिए 721 इसका अगर आप पढ़ेंगे तो 7 2 9 और 1 10, और 172 इसका भी ऐड करेंगे तो 10, 10 में से 10 घटाएंगे तो 0। तो 0 जो है वो 11 का मल्टीपल है, तो मैं बोल सकता हूं कि ये नंबर 11 से डिवाइड होगा, लेकिन आपको नॉट डिविजिबल निकालना है। अब देखिए जल्दीबाजी में गलती अपन क्या कर देते हैं कि अपन सीधा आंसर लगा जाते हैं ए, क्योंकि अपन को लगता है कि भैया ए वाला हो गया, बाकी ऑप्शन चेक करने की जरूरत नहीं है क्योंकि आंसर तो एक ही सही होगा। लेकिन ये भूल जाते हैं कि उनने नॉट डिविजिबल पूछा है, मतलब कौन सा डिवाइड नहीं होगा, और पहला वाला तो डिवाइड हो रहा है भैया। अगर नॉट डिवाइड वाला पूछा है तो मतलब है कि 3 नंबर ऐसे होंगे जो डिवाइड होंगे, तो आप एकदम गलत करके आ रहे हो, इसलिए इस बात का खास ध्यान रखें। एक तरीका और होता है, जैसे कि अगर मैं ये बी वाले में देखूं 177210, तो इसमें अपन क्या करते हैं, दो दो का पेयर बनाते हैं फ्रॉम राइट साइड। जैसे ये मैंने 2 पेयर बनाए, फिर ये बनाए, फिर ये बनाए। तो यहां पे आप देखिए 0 में से 1 को मैंने सब्ट्रैक्ट किया तो कितना आया, -1 आया। अब सेम तरीके से मैंने 2 में से 7 को सब्ट्रैक्ट किया तो -5 आया। फिर सेम तरीके से 7 में से 1 को सब्ट्रैक्ट किया तो 6 आया। इनको आपको करना है ऐड, तो 5 और 1 6 माइनस साइन के साथ 6 - 6 0, तो ये 0 आया, फिर से 0 आ गया, इसका मतलब ये भी 11 से डिविजिबल होगा। तो 2 तरीके, दोनों में से आप जैसा लगाना चाहे वैसा लगाइए, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट है 64614। इसमें फिर से अगर मैं पेयर बनाऊं तो ये मैंने पेयर बनाया, अब 6 के साथ कोई पेयर नहीं बना तो यहां पे अपन क्या करेंगे, 0 लगा देंगे, ये 0 इसके साथ पेयर बन गया। 4 में से 1 घटाया, अब आप 4 में से 1 की जगह 1 में से 4 भी घटा सकते हैं, लेकिन फिर आपको हमेशा सम में सेम तरीके से चलना पड़ेगा। सम में फिर 1 में से 4 अगर इसमें से आप घटाओगे, जैसे 1 में से 4 घटाया तो -3, तो फिर अब आप इसमें 6 में से 4 नहीं घटा सकते, फिर आपको 4 में से ही 6 घटाना पड़ेगा, दैट इज -2। फिर 0 में से ही 6 घटाना पड़ेगा, दैट इज -6। तो इनको अगर आप ऐड करोगे तो 6 और 2 8, 8 और 3 11, -11, -11 गया, 11 का डिविजिबल होता है, तो एकदम सही है भैया, होता है, इसका मतलब ये भी आंसर नहीं हो सकता। तो अब अपना एकमात्र ऑप्शन बचा, ऑप्शन नंबर डी, तो यही अपना आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी जो है वो ऑप्शन 1 में, तो ये अपना आंसर हो जाएगा। आप चाहे तो इसको चेक भी कर सकते हैं, ये 11 से डिविजिबल नहीं होगा। चलिए इसी के साथ समय समाप्ति की घोषणा। आई होप कि आप लोगों को मजा आया होगा। किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक कर दे करिए। देखिए दोस्तों, लाइक करने से मोटिवेशन मिलता है, मैं और ज्यादा जल्दी बनाने की इच्छा होती है मेरी कि हाँ यार जो मैं दे रहा हूँ वो किसी को पसंद आ रहा है। इस वजह से प्लीज लाइक कर दे करिए। लाइक करने में आपका कोई पैसा नहीं लग रहा, कुछ भी नहीं लग रहा, एक छोटा सा आपको बटन दबाना है। तो चलिए फिर मिलते हैं अपन अगली वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।